भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक माता हिंगलाज जी जयंती पूरे धूमधाम से मनी। माता हिंगलाज जी भावसार समाज की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। उसी उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रमों में सुबह से मंदिरों में पूजन, माता जी की अर्चना, हवन और चल समारोह निकाले गए, जिसमें भावसार समाज के महिला, पुरुषों और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी सहभागिता दिखाई। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में तो काफी उत्साह के साथ चल समारोह और माता जी के पूजन अर्चन की गई। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में हिंगलाज माता जी के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया और समस्त भावसार समाज ने हिंगलाज माता के जन्मोत्सव पर अपनी एकता प्रतिबद्धता दिखाई। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। मैं आज बात कर रहा हूं पूरे भावसार समाज की आराध्य और कुलदेवी माँ हिंगलाज के बारे में। माँ हिंगलाज की जयंती थी। माँ हिंगलाज का इतना महत्व भारत में है कि उन्हें भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। इस माता की उत्पत्ति मानी जाती है कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बलूचिस्तान जो है एरिया, जो जगह है, वहाँ पर माता का प्राचीन मंदिर विराजित है। माता की जयंती की बात करें तो माता की जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से भावसार समाज द्वारा मनाई गई। भावसार समाज तो ये जयंती मनाता ही है, साथ में अन्य मानने वाले भी हैं माता जी को। और कल जो गतिविधियाँ हुई उसमें माता जी का पूजन, आरती, होम हवन और भंडारा प्रसादी का वितरण किया गया जगह जगह पर। हम बात करें मालवा और निमाड़ क्षेत्र की तो यहाँ खरगोन, बड़वानी और दूसरे अन्य जगह पर भी यहाँ पर बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। मैं बात करूँ महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र से भी कई हमारे पास खबरें, वीडियो और विजुअल्स आए हैं, जिसमें माता जी की आरती और चल समारोह की जो गतिविधियां हैं वो हम आपको दिखा ही सकते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष कल माता जी हिंगलाज जयंती के रूप में मना रहा था और उसके बाद देश में एक ऐसा संदेश दिया कि हम सब भावसार एक है। मैं शहर क्राइम डिजिटल के लिए विशाल भावसार। मेरा परिचय श्रीमती रेखा भावसार। आज ये हिंगलाज देवी का मंदिर बना है और जो प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे? मेरे पति को भी माता जी से बहुत लगाव है और मुझे भी अपनी माता जी से बहुत प्रेम है। मैं कालका मंदिर रोज जाती हूँ और मेरे को तो कब माता जी के मंदिर नहीं जाऊँ तो भोजन नहीं करती हूँ। नियम से रोज मतलब जाती हूँ मंदिर। तो मेरे पति देव के मन में बहुत समय से चल रहा था कि मैं हिंगलाज माता का मंदिर बनाऊं। समाज वालों से भी उन्होंने कहा कि मेरे को धर्मशाला में बनाने को अनुमति दे, पर समाज वाले नहीं बोल गए। फिर मेरे पति देव की इच्छा थी कि मेरी इच्छा थी कि मंदिर बनाऊं, मेरे पति देव की इच्छा थी कि हिंगलाज मंदिर बनाऊं। तो हमने दोनों ने ये विचार करा कि अपन हिंगलाज माता और शिवालय बना देते हैं। तो हम लोगों ने ये सोच के माता जी के मंदिर की इच्छा जागृत की मन में हुई। माँ ने हमको कहा कि बनाओ मेरा मंदिर, तो हमने बना दिया। क्या? शिवम विहार कॉलोनी में। ये कॉलोनी का गार्डन है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एडीजी व उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा तथा डीआईजी नवनीत भसीन पहुंचे शाजापुर। एसपी ऑफिस में अधिकारियों की ली बैठक। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडीजी व उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा व डीआईजी नवनीत भसीन पहुंचे। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान एडीजी उमेश जोगा ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित अपराधों, महिला अपराधों के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सतर्कता बरतने व पीएचक्यू द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने की जारी की गई पुलिस माइक्रो बीट प्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी उमेश जोगा ने जिले में आवश्यक पुलिस बंदोबस्त, गश्त व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए आम जन से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। एडीजी उमेश जोगा ने बताया कि सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन, देवास, आगर में पुलिस के लिए अतिरिक्त क्वार्टर बनाए जाएंगे, जिसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बैठक में डीआईजी नवनीत भसीन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत, एएसपी टीएस बघेल सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आने वाले जो त्यौहार है
इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति और इन्होंने किस प्रकार का व्यवस्था लगाया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार सभी लोग मनाए जाएं, तो उसका व्यवस्था का समीक्षा किया है। साथ ही यहाँ पर एसडीओपी, एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी सभी लोग यहाँ मौजूद थे, तो उनके थाना वाइज उनकी जानकारी भी लिया है और अपराध का समीक्षा भी किया था। जो पेंडिंग अपराध वगैरह है, खास करके कमज़ोर वर्गों का और महिलाओं के अपराध जो पेंडिंग थे, और इसका चिन्हित अपराधों का भी जानकारी लिया है। सर, बीट प्रणाली को किस तरह देखते हैं? बीट प्रणाली बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें हमारे कर्मचारियों को सूचना संकलन भी मिल जाता है और जनता की समस्याओं को समय पे निराकरण करने का मौका मिलता है। इसको हम लोग काफ़ी पूरे मध्य प्रदेश में इसको प्रमोट कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी इसको उत्साह से काम कर रहे हैं इसमें। सर, सिंहस्थों को लेके क्या किस तरह का प्रस्ताव भेजे गए हैं? रेंज के लिए किस तरह? सिंहस्थ को लेके पुलिस के व्यवस्था में रुकने की व्यवस्था और खास करके ट्रैफिक का व्यवस्था, और वहाँ पर जो सिंहस्थ जहाँ पर हो रही है घाट में क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसके रूपरेखा वगैरह तैयार किए हैं जो 2028 में होने वाली है। तो पुलिस की क्या ज़रूरतें हो सकती है, कितना बल के साथ साथ जो होल्डिंग एरियाज़ का, इसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी शासन की ओर भेजा है। और छात्र या पड़ोस के जिले आगर में और देवास और उज्जैन में भी पुलिस के रुकने के लिए क्वार्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। शहर क्राइम की विशेष रिपोर्ट। टीम भावना के साथ समाज सेवा का जज्बा पुलिस के अधिकारियों में देखने को मिल रहा है। वह सराहनीय है। शाजापुर जिले में पुलिस के स्लोगन देशभक्ति और जन सेवा को पूर्णतः चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के 38 सर्वे पुलिस अधीक्षक के पद पर 28 मार्च 2023 को पदस्थ हुए यशपाल राजपूत के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने की। शाजापुर जिले में पुलिस टीम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पूरी मेहनत और मृदु व्यवहार के साथ कार्य करती रही तथा जन सम्मान से जीवंत संबंध रखते हुए अपनी कार्यप्रणाली की मिसाल प्रस्तुत की जाती रही है। इनके कार्यालय में पुलिस टीम ने तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए खुद को हमेशा हर मौके पर फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड पर काम किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने चर्चा में बताया कि पुलिस सेवा में मेरी कई जिलों में पदस्थी रही, लेकिन शाजापुर जिले के 2 वर्ष के समय को अब तक का सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ और इस दौरान अनेक चुनौतियों का सामना भी ईश्वर की कृपा से किया। मेरे सफल 2 वर्ष के कार्यकाल का श्रेय जिले नागरिकों को जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को वीरता के लिए पुलिस मेडल पीएमजी से नवाजा जा चुका है। उन्हें यह पदक मंडला में अपनी पोस्टिंग के दौरान वहां के मोतीनाला थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में वीरता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 15 अगस्त 2023 को भोपाल में मुख्यमंत्री के हाथों से प्रदान किया गया। इनके द्वारा 14 लाख के 2 इनामी खुखार नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजपूत की लालपुर के जंगलों में नक्सलियों से घंटों तक मुठभेड़ चली थी और 2 इनामी नक्सलियों का इनकाउंटर किया था। साहिल की सुखों से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। श्री राजपूत के द्वारा तेजस्विनी वाहन की अनूठी पहल प्रदेश में चर्चा में रही। महिला पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए चलित रेस्ट रूम तैयार। पुलिस परिवार की छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ करवाई गई है। वहीं डीआरपी लाइन का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा सिंहस्थ के नाम पर किसानों से ली जा रही जमीन का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसको लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। उज्जैन में सरकार द्वारा सिंहस्थ के नाम पर सैकड़ों किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका किसानों और कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान उज्जैन आए और शहर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें सरकार को घेरने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। इस दौरान विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। वहीं मीडिया के साथ बातचीत में
किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार को किसानों की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। सर आज उज्जैन आप आए हैं, किसान भी बड़ी संख्या में पहुंचे, क्या रणनीति बनने जा रही है, क्या आप किसानों के साथ हैं, क्या करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने 3CB एक्ट के अंदर जो संशोधन किया है लैंड पॉलिसी, निश्चित रूप से किसान विरोधी बिल है। किसान कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। ये उद्योगपति और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का बिल है। उसी के ऊपर हम एक रणनीति निश्चित रूप से आज किसान की सुरक्षा करेंगे। चर्चा करने के उपरांत इस आंदोलन को किस स्तर पर हमें करना है इसकी क्या कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? क्योंकि आपके विधायक विधानसभा में उखड़ हुए हैं पूरी सरकार के खिलाफ, अब आप लोग भी क्या इस तरह का कोई रणनीति किया? निश्चित रूप से 1 इंच जमीन भूमाफियाओं को, ये भ्रष्टाचारी जितने भी हैं जो किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं, 1 इंच जमीन इनको हम नहीं लेने देंगे। पूरा संगठन मिलकर इसका विरोध करेगा और हर जिले में इसकी रणनीति बनाकर इसका विरोध करेगा। थैंक यू। देश के नाम से किसानों और संतों के साथ, दोनों के साथ छलावा हो रहा है। संतों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त जमीन है, हमें जमीन की कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन संतों की आज तक किसानों की जमीन छीनी जा रही है। और दूसरी बात ये कि क्राउड मैनेजमेंट का भी बहाना बनाया जा रहा है, विकास का भी बहाना बनाया जा रहा है। विकास के नाम पे 15% जमीन में सारे विकास कार्य हो सकते हैं। इतनी ज्यादा 50% जमीन की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात ये कृषि मंत्री के बेटे का चंबल नदी के अवैध रेत से भरा डंपर वन विभाग ने पकड़ा। देवरी गेम रेंज के एसडीओ भूरा गायकवाड़ अपनी टीम के साथ गश्ती दल को लेकर देर रात कैलारस की तरफ जा रहे थे, तभी एमएस रोड पर चंबल के अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिए। गश्ती दल ने जब ट्रैक्टरों का पीछा किया तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर गांव की तरफ लेकर भाग गए। उसी रास्ते पर जा रहा एक रेत से भरा डंपर वन विभाग की टीम को दिखाई दिया। टीम ने जब डंपर चालक से रोकने के लिए कहा तो उसने वाहन को न रोकते हुए तेज दौड़ाया। चालक के ट्रक न रोकने पर वन विभाग की टीम को चंबल से भरे अवैध रेत की संभावना जताते हुए फोर्स बुलवाकर ट्रक को रुकवाया और चालक को गिरफ्तार किया। सूत्रों की माने तो डंपर को छुड़ाने के लिए पेट माफियाओं ने काफी संघर्ष किया, लेकिन वन विभाग की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर फोर्स बुलाकर डंपर को पुलिस लाइन की रवाना किया तो डंपर का एक टायर फट गया, जिससे डंपर घटनास्थल से ले जाने में वन विभाग के एसडीओपी भूरा गायकवाड़ और उनकी टीम को कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को पुलिस लाइन लेकर आए, लेकिन पुलिस लाइन प्रभारी और आरआई कनक सिंह चौहान अपनी सुपुर्दगी में रखने से मना कर दिया। कहा हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे। गश्ती दल की प्रभारी और रेंजर रिंकी आर्य डंपर को कोतवाली थाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कोतवाली स्टाफ ने भी रखने से मना कर दिया, लेकिन देर रात 11 बजे तक कोतवाली थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव ने अवैध चंबल से भरे डंपर को अपनी सुपुर्दगी में लेकर वन विभाग की टीम को रवाना किया। पुलिस द्वारा डंपर को अपनी सुपुर्दगी में न लाना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। सूत्रों की माने तो पूरे मुरैना जिले में रेत माफियाओं को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है और पुलिस द्वारा प्रत्येक थाने पर रेत माफियाओं से अवैध वसूली की जाती है। जब मीडिया ने डंपर चालक से बात की तो उसने बताया कि हम चंबल नदी की बरबासीन और तौरखेड़ा घाट से रेत लेकर सुमावली प्लांट पर ले जाते हैं। जब मीडिया ने पूछा कि यह किसका ट्रक है तो चालक ने बताया कि एदल सिंह कंसाना के बड़े बेटे बंकू कंसाना का ट्रक है। 1000 रुपये प्रति चक्कर के हिसाब से मुझे मिलते हैं और मैं 8 से 10 दिन में ट्रक चला रहा हूँ। चालक ने बताया लोडर के द्वारा घाट पर काफ़ी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रकों में रेत भरी जाती है। डंपर पर बड़े बड़े अक्षरों में AS कंसाना सहित उनके बड़े बेटे बंकू भाई और उनका मोबाइल नंबर 7049551111 भी अंकित है, जिससे साफ स्पष्ट होता है चंबल नदी के अवैध रेत के कारोबार में कृषि मंत्री के बड़े बेटे बंकू कंसाना भी लिप्त है। कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में कृषि मंत्री ने मीडिया के सामने चंबल के अवैध रेत के कारोबार करने वालों को पेट माफिया बताया गया था। अब कृषि मंत्री के बड़े बेटे की पेट माफिया निकले, सवाल यह उठता है। क्या माल है, क्या भरा हुआ है? चंबल का रेत भरा है उसको। किसका डंपर है, कहाँ से लाए गए थे? ये बंकू भैया को डंपर है। कौन है जी? एदल सिंह कंसाना के मोड़े हैं। कौन है जी? मंत्री साहब हैं। उन्हीं का ट्रक चला रहे हो? हाँ, कब से चला रहे हो तुम? मेरे को 8-10 दिन हो गए इस बार। 1000 रुपये। क्या बोलते हैं वो लोग?
कहाँ से भरना है? वहाँ तो तोड़ केरे से लाते हैं भर के, जहाँ ऑटो होते हैं डालते हैं। कहाँ ले जाते हो, किस तरीके से ले जाते हो, किन रास्तों से? यहीं पे ऑटो है, कहीं पे प्लांट वगैरह वहाँ पर डालते हैं। तो तो ये किस रास्ते से निकाल कर ले जाते ये दाऊ जी पे निकलते हैं, आडी वेलवे रास्ता से, हो? कहाँ पहुँचते जहाँ पे ऑटो होता है पे। हो? दाऊ जी हाँ। किस रास्ते से नेशनल हाईवे से नहीं निकलते? हाँ नहीं निकलते जी, क्यों? बगल से निकलते हैं, कौन सी गाड़ी से भर के लाते तोड़ केरे से। हो? कौन हम्म। कौन लोग शामिल हैं इसमें, कितने लोग निकालते हैं? रामवीर भाई बंकू ये गाड़ी दोनों, कितने वहाँ से कितने रेट का कितना प्राइस है? लोडर बता है लोडर। कितने लोग, कितने लोडर और ट्रैक्टर काम करते हैं? मैं तो दुनिया मारी के चले बाबू जी, तो क्या कोई जाता नहीं है कार्रवाई करने के लिए? पता नहीं। वहाँ पुलिस नहीं जाती, पकड़ती नहीं है पुलिस? नहीं मैं तो कौन हुआ क्या बोला था कि गाड़ी चलाओ? नहीं, मैं तो कोई चला भी नहीं, चला रहे हैं। पुलिस पकड़ेगा, पुलिस क्यों नहीं जाती? खा पर तो क्यों नहीं जाते, रास्ते में मिली थी क्या पुलिस? नहीं मिली। कितनी गाड़ी रोड होती मैं तो 1000 दे ली थी, 40। कहाँ जाती है वहाँ से दो? अब सर बोलने का पता कहाँ पे जाए। कितने दिनों से काम कर रहा है? 8-10 दिन हो गए मेरे को। कितने पैसे में? 1000 रुपये एक। ये ट्रक डंपर पकड़ा है, क्या पूरा मामला है और कैसे भरा हुआ है डंपर, कहाँ से पकड़ा है? ऐसा है कि प्रतिदिन रूटीन के हिसाब से हम गश्ती करते थे, उसी की कड़ी में हम लगभग 8:30 बजे के आसपास वन मंडल मुरैना की टीम, जिसमें देवरी मुरैना और अम्बा का स्टाफ था, और हम गश्ती के लिए कैलारस तक गए। उसमें 2 ट्रैक्टर अवैध खनन के पाए गए, पीछा किया तो उन्हें खाली करके भगा लिया। वो फिर उसके बाद में हमें ये डंपर मिला तो उसका पीछा किया, पीछा करने के बाद में आरोपी को पकड़ के रखा और उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि ये चंबल की रेता है, ये बर्मासन घाट का बता रहे हैं। और जैसे मतलब मेन रोड से चल रहे थे तो पिछला टायर का एक फट गया, जिसे मतलब थाने में सुरक्षा हेतु लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना किया था। मैंने कोतवाली थाने से भी संपर्क किया और पुलिस लाइन से भी संपर्क किया, पर पुलिस लाइन जो आरई साहब है वो रखने से मना कर रहा है। और कोतवाली थाने में आप जैसे खड़े हो यहाँ स्पेस कम है तो उन्होंने मना किया, जो कि अभी रखा हुआ है, पर सुपुर्दनामे में देने से अभी मना कर रहे हैं। तो नहीं, संभवतः तो मतलब खतरा तो बना हुआ था, उसी को देखते हुए हमने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी थी और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, सिविल लाइन और CSP मैडम को भी बताया था। अभी सुरक्षा हेतु पुनः मतलब निवेदन किया CSP मैडम को। तो ये जैसा आरोपी के कहे अनुसार मतलब किसी नेता का बताया जा रहा है। पुलिस ने आपका सहयोग बुलाने पर नहीं किया? नहीं, जैसे हम मतलब थाने में आए और पुलिस लाइन में भी गए तो रखने से मना कर रहे हैं, और इसकी सुरक्षा का मतलब दायित्व तो मतलब उनका है, तो लेकिन मना कर रहे हैं। अब कल से क्या होगा पता नहीं। सर अभी आपने कहा किसी नेता का बताया जा रहा है, कौन नेता है? ये इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या हो गया? अम्बा में रेत माफियाओं ने वन कर्मियों पे हमला किया है। और कहाँ दूसरा? सर वन कर्मियों पे हमला किया है रेत माफियाओं ने, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ है माफिया? अम्बा कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें, ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं कोई रेत कर्मियों पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा।
भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के तत्वाधान में भव्य पत्रकार सम्मेलन एवं गौरव सम्मान रत्न सम्मान समारोह का आयोजन सर्किट हाउस अयोध्या में शानदार रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह, ग्रामीण एसपी बलवंत चौधरी, सूचना अधिकारी संतोष त्रिवेदी, सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार उपस्थित रहे। अधिकारियों का भव्य स्वागत और सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को बुके, माला, शॉल और सम्मान रत्न देकर सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के माध्यम से उनके सहयोग और पत्रकार सुरक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को सराहा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक अंतरिक्ष तिवारी ने की, जबकि संरक्षक महंत सत्येंद्र पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को गौरव सम्मान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पत्रकारों की सुरक्षा और जागरूकता अभियान अधिकारियों ने पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। साथ ही पत्रकारों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। वरिष्ठ पत्रकारों ने रखी अपनी बातें। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने भी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। उन्होंने पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा उपाय और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। फूलों की होली और शुभकामनाएं। कार्यक्रम के समापन पर पत्रकारों और अधिकारियों ने फूलों की होली खेली, जिससे आयोजन और भी सौहार्दपूर्ण बन गया। अधिकारियों ने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं दी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कई जिलों एवं राज्यों के पत्रकारों की भागीदारी इस भव्य पत्रकार सम्मेलन में अयोध्या सहित विभिन्न जिलों और राज्यों से आए पत्रकारों ने भाग लिया। उन्होंने संगठन की पहल की सराहना की और भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। संरक्षक और संस्थापक का संदेश। संरक्षक महान सत्येंद्र पांडे ने पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई। संस्थापक अंतरिक्ष तिवारी ने इस सम्मेलन को पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के मल्हार आश्रम के परिसर के पास कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं और सदर बाजार पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस सभी को वेरिफिकेशन के लिए थाने लेकर पहुंची, जिसमें पूछताछ में सभी लोग पश्चिम बंगाल के ज्वेलरी की कारीगरी करने वाले कारीगर होना पाए गए। वहीं पश्चिम बंगाल से आए कारीगरों में कुछ मुस्लिम युवक थे और कुछ युवक हिंदू हैं, जो कि इंदौर में ज्वेलरी की कारीगरी का काम कर रहे हैं। सदर बाजार पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी युवकों को थाने से रवाना कर दिया। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आए हुए सराफा में कारीगरी करने वालों का पूरा वेरिफिकेशन कराया जाएगा, क्योंकि इंदौर के सराफा के कारीगर कई बार सोने चांदी लेकर फरार भी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल पुलिस से कारीगरों की पूरी जानकारी ली जाएगी। यदि किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो कार्यवाही की जाएगी। बांग्लादेश से कुछ युवकों को पकड़कर पुलिस सवाल हो गया। देखिए, ये कल शाम की घटना है। मल्हार आश्रम के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद कुछ बजरंग दल के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि उसमें कुछ बांग्लादेशी हैं। वो थाने लेकर आए थे, उन्हें वेरिफिकेशन किया गया। ये सभी पश्चिम बंगाल से आए हुए ज्वेलर्स की कारीगरी, ज्वेलरी की कारीगरी करने वाले कारीगर हैं और इनमें से कुछ मुस्लिम हैं, कुछ हिंदू समाज के हैं, हिंदू संप्रदाय के हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें थाने से रुखसत किया गया है और ये भी हम पूरी तरीके से इस पे काम करेंगे कि जितने भी सराफा में इस तरह के कारीगर हैं उनका पूरा डिटेल हमारे पास रहे। कई बार ये सराफा के जो कारीगर हैं ये सोने चांदी भी ज्वेलर्स के लेकर चले जाते हैं, तो पूरा वेरिफिकेशन करवाएंगे और पश्चिम बंगाल की पुलिस से भी उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है तो निश्चित तौर पे उनको हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करवाएंगे और उन पे नजर भी रखेंगे। इंदौर में भावना सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी आशु यादव, मुकुल यादव और उनकी महिला मित्र स्वस्ति राय को गिरफ्तार किया है। हालांकि जैसे ही पुलिस टीम कसौल पहुंची, आरोपियों ने ग्वालियर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए देश में ऑनलाइन सट्टा भी संचालित करते थे। शराब पार्टी के दौरान गाना बजाने की बात को लेकर विवाद के कारण भावना पर गोली चला दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल छोड़ दिया और भाग गए। अस्पताल में इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट से तलाशी ली, जहां 28 अलग अलग कंपनी के मोबाइल, लैपटॉप, 60 से अधिक बैंक खातों की पासबुक और 50 से ज्यादा ATM कार्ड बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार भावना सिंह मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली थी और वह इंदौर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने आई थी। हत्या के बाद आरोपी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल में छिप गए थे, लेकिन पुलिस की सटीक कार्यवाही से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 21 मार्च को लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थीं इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे CCTV फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया, तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जा करके पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जब इनसे पूछताछ करी गई तो पूछताछ में इनसे बात सामने आई कि उस दिन 20 मार्च की रात को ये चारों लोग मिल करके एक शराब पार्टी घर में कर रहे थे, जिसमें शराब के नशे में होकर के काफ़ी सारे गाने बजे जा रहे थे। तो गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीनों की सहभागिता रही है इस हत्याकांड में। जब इनसे और डिटेल में पूछताछ करी गई तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको ATM कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध में एक और धोखाधड़ी का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला पंजीबद्ध भी किया गया है और इसमें भी अलग एक विशेष टीम का गठन किया जा करके इस मामले की भी तह तक जांच करी जाएगी कि इस सट्टे के रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व था और उसमें जिन भी आरोपियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भावना एक ग्वालियर की रहने वाली लड़की थी जो कि अपने मित्र के साथ में इंदौर आई थी। यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहती थी। स्वास्थी से पूर्व से परिचित होने के कारण वो इंदौर आई थी, यहाँ पर रह करके कोर्स की जानकारी इकट्ठित कर रही थी। इनके पास क्यों आई थी सर फ्लैट? स्वास्थी चूंकि भावना की मित्र रही है तो पार्टी करने के उद्देश्य से यहाँ पर इनकी फ्लैट पर आई थी। ये ऑनलाइन सट्टा जो आप बता रहे हैं सर, कहाँ से इन्होंने लाइन ले रखी है और किस तरह से ये लोग? जी, इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसके माध्यम से मालूम पड़ा हुआ है कि टेलीग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स के बारे में मालूम पड़ा है, जहाँ पर ये लोग एक पूरा फैसिलिटेट करने का काम कर रहे थे। लोगों से अकाउंट में पैसा लेना, उनको पॉइंट्स देना, उसके बाद में सट्टा जीतने पर उनके अकाउंट में पैसा डलवाना, इस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट ये लोग कर रहे थे। अभी इस मामले में भी विस्तृत रूप से जांच की जानी है, जिसमें अभी 60 अकाउंट से ऊपर बैंकों को लेटर लिखा गया फ्रीज करने के लिए। उन सभी अकाउंट में कितना पैसा है इसकी जानकारी आना भी शेष है, परंतु काफी भारी मात्रा में कैश उसमें भी सीज होने की संभावना है। सर, तो दूसरे फ्लैट के अंदर पांच लोग रह रहे थे सर, मगर टीम कैसे आ गई?
वो जिस फ्लैट में ये घटनाक्रम हुआ था उसमें उसका रेंट एग्रीमेंट उनके मालिक से पता लगाया गया, तो उसमें 5 लोगों के रहने का पता चला था, परंतु 2 लोग जो उस समय उस घटना के दौरान वहां पर उपस्थित नहीं थे, इस प्रकार से उनकी भूमिका को अभी जांच में रखा गया है। सर फायर कितने हुए थे वहाँ पर? घटनाक्रम के दौरान में एक फायर होना बताया गया है। घटनास्थल से एक देसी पिस्टल भी जब्त करी गई है एंड 2 भरी हुई मैगजीन्स जब्त करी गई हैं। भारी संख्या में जो राउंड्स हैं वो भी जब्त किए गए हैं। तो इसके साथ साथ में मोबाइल्स और लैपटॉप्स और काफ़ी सारे जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उसको घटनास्थल से जब्त किया गया है। ये लगभग अभी प्रारंभिक पूछताछ में पिछले 6-7 महीनों से इनके द्वारा ये काम करना बताया गया है और पहले ये लोग आईटी कंपनी टास्कर्स में और टेली परफॉर्मेंस में काम करने का बता रहे थे। अभी इसके संबंध में उनसे पूछताछ जारी है। जिन भी लोगों के माध्यम से उनको ये पिस्टल मिली है उनकी तलाश जारी है, उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सर ये गुमराह करने का प्रयास तो नहीं कर रहे, जाने की मामूली सी बात पर गोली मार। देखिए, इन्होंने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भागने के दौरान में कई बार किया था। अलग अलग जगह जा करके अलग अलग साधन का उपयोग करके पुलिस को भटकाने का प्रयास कर रहे थे, तो भागने के दौरान में इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है। सर ये आशु के क्या विदेश में भी कई कार मिले दुबई या यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग? अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, पूर्व में मुकुल और आशु दोनों ही संभवतः विदेश की यात्रा कर चुके हैं। इनके तारों के संबंध में अभी तक जांच की जा रही है। अभी इसकी जांच की जा रही है। सर क्या रूट रहा बैंक का फरार होने का, किस तरह से इंदौर से? जी, इंदौर से पहले तो ये कैब के माध्यम से और फिर बस के माध्यम से ये लोग भोपाल गए थे। भोपाल से जाने के बाद में इन्होंने एक गाड़ी का इस्तेमाल किया, बस का इस्तेमाल किया। वहाँ से जा कर के ये ग्वालियर रूट लेते हुए ये लोग कसौल तरफ भागे थे और कसौल में जाकर के छुपे हुए थे ये लोग। जब ये जानकारी उनको लगी कि पुलिस के द्वारा उनकी तफ्तीश की जा रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है पकड़ने का, तो कसौल से वो लोग भागने का प्रयास कर रहे थे नेपाल जाने के लिए। जब उनको रास्ते में इंटरसेप्ट करके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। चूंकि ये लोग इनके पास में बैंक अकाउंट की कमी नहीं थी, तो कई एटीएम से लेकर के गए थे। उन्हीं एटीएम का इस्तेमाल करके ये लोग कैश निकाल रहे थे। इनके पास कई मोबाइल भी थे, उन्हीं मोबाइल का इस्तेमाल करके ये लोग बातचीत कर रहे थे। इस कारण से इनको पकड़ना एक और चैलेंज था। थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर महू से मानपुर रोड पर नंदलाई घाटी के जंगल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ये वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के जंगलों में वन्य जीवों का बसेरा है और वे इन जंगलों में विचरण करते रहते हैं। ये आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही है। जंगल में स्थित पूरा पहाड़ आग की चपेट में आ गया। इस बात की सूचना वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी जोशी को देने के लिए उन्हें फोन लगाया गया। उन्होंने कुछ सुने बिना ही मीटिंग में व्यस्त होने की बात कही। आग यदि उग्र रूप ले लेती तो वन्य जीवों की जान खतरे में पड़ सकती थी। शाजापुर जिले में कलेक्टर सुश्री रिजबावना के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा 0 से 3 वर्ष के बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था उद्दीपन एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जिसके अंतर्गत क्षमता संवर्धन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन, ईसीसी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की बुनियादी शिक्षा को विकसित करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा के करिकुलम गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर, शाला पूर्व शिक्षा मार्गदर्शिका अनुसार गतिविधि, नवचेतना, 3 वर्ष के बच्चों की गतिविधियां, गर्भधारण से बच्चे की 36 माह की आयु तक के लिए शिक्षा गतिविधियां सम्मिलित हैं। जिले में उक्त प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर व जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम चौहान तथा परियोजना अधिकारी नेहा चौहान द्वारा सभी प्रतिभागियों को गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम जो एक ECCE एक्टिविटी होती है, मतलब प्री स्कूल एक्टिविटी, स्कूल से पहले जो बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि उनको बेसिक ज्ञान हो, चाहे वो शब्दों का ज्ञान हो, चाहे कलम पकड़ने का ज्ञान हो, छोटी रंगों का ज्ञान हो, शेप्स का ज्ञान हो, इस तरह के बेसिक जो ज्ञान है, बेसिक कविताएं हैं, वो हम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमने प्रयास किया था। 200 आंगनबाड़ियों में, हमारे ज़िले में 1000 आंगनबाड़ी है, 200 आंगनबाड़ियों में ये कार्य ऑलरेडी जनवरी में शुरू हो चुका था। अब 1 अप्रैल से हम पूरे ज़िले में यह मॉडल लागू कर रहे हैं और 27 से 29 तारीख तक सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इसमें ट्रेनिंग भी होगी, सहायिकाओं की भी ट्रेनिंग होगी, ताकि उनको उनके मॉड्यूल्स अच्छे से पता हो, प्रतिदिन उनको कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो हम अच्छे से छोटे छोटे बैचेस में सभी अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को सिखाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम बेहतर मॉनिटरिंग भी करेंगे आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के साथ। ये सभी एक्टिविटी से प्री स्कूल एक्टिविटी का बहुत अच्छा हमें फ़ायदा मिलेगा। अभी हमने 200 आंगनबाड़ी में जब ये लागू किया तो हमने देखा कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो बढ़ी, बच्चे रेगुलर आने लगे। पहले बच्चे बहुत छोड़ कर बीच में आते थे, तो वो रेगुलर भी आने लगे और उनका खान पान का स्तर भी जो है उससे बेहतर हुआ। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन वाला एंगल है वो भी इससे सर्व हुआ। सिरोज में शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिरोज थाना प्रांगण में आगामी त्योहारों को लेकर ईद एवं नवदुर्गा आदि त्योहारों को लेकर प्रशासन द्वारा थाने में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें SGM हर्षल चौधरी, SGOP उमेश तिवारी, थाना प्रभारी संदीप कुमार पवार, नगर पालिका CMO, नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू, व्यापारीगण, हिंदुत्सव समिति, शहर काजी, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद रहे। आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे विगत दिनों शहरवासियों ने अमन, चैन और शांति का परिचय दिया, होलिका उत्सव के दौरान जो एक बहुत ये चल रहा था कि बड़ा तनावग्रस्त माहौल रहेगा, तो उसमें सभी संप्रदाय के लोगों ने बहुत अच्छा मिला जुला मतलब अपना सहयोग प्रदान किया, जिससे हमारे कस्बे में कहीं भी कोई भी विवाद या कोई भी घटना, छोटी सी भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे कि हमारी शांति व्यवस्था चूक हुई हो। आज भी जो हमने बैठक आहूत की है, आने वाले ईद और नवदुर्गा, इसके अलावा अभी अप्रैल माह लगभग सारा ही जो है वो त्योहारों का रहेगा। महावीर जयंती भी है, शायद कुछ पर्व हैं जैन समाज के, हनुमान जयंती भी है, इसके अलावा रामनवमी है और मेरे ख्याल से ईसाइयों का भी कुछ आता है, इसमें ईस्टर वगैरह कुछ होता है। तो सभी लोगों से पुनः ये कामना है हमारी कि आपके शहर का अमन चैन बना रहे, इसमें आपके सहयोग और सुझाव आमंत्रित थे। खैर अभी ऐसा कोई तनाव वाला माहौल भी नहीं है। ईद अपना जो भी ईद मनाने का कार्यक्रम, ईदगाह की नमाज है, इसके बाद विभिन्न मस्जिदों में नमाज होगी, जिसकी समय सारणी इनके द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। और जो व्यवस्थाएं अपेक्षित थी उसके संबंध में SDM साहब ने और नगर पालिका ने भी आश्वस्त किया है कि वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार नवदुर्गा के ध्यान आकर्षित किया है, हम निश्चित तौर पर वहाँ अपने पॉइंट लगाएंगे सुबह शाम दोनों टाइम, और जब भी कोई वहाँ आरती या कोई और ऐसे कार्यक्रम होंगे तो उसमें भी हम व्यवस्था देंगे। डिप्टी
डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी जनपद पंचायत सीईओ ने ली बैठक। शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी जनपद पंचायत सीईओ राजकुमार हल्दर ने स्थानीय जनपद सभा कक्ष में ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा विकासखंड समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक ली। डिप्टी कलेक्टर श्री हल्दर ने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तालाब गहरीकरण, कुआं निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि की विस्तृत समीक्षा की और लंबित कार्यों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पूर्ण करने के साथ ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। ग्वालियर चंबल संभाग में बनाए गए एग्जाम सेंटर को लेकर जो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी वो अब सच साबित हो रही है। क्या कभी मध्य प्रदेश की ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के दामन पर लगे जो दाग लगे हैं वो कभी धुलेंगे या फिर हर सत्र नए धागों से और भी दागदार होती रहेंगी यूनिवर्सिटी? ये सवाल बेहद बड़ा हो चला है और सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस दिन से यूनिवर्सिटी ने अपने ग्वालियर चंबल में अपने परीक्षा सेंटर बनाए थे उसी दिन से उन पर सवालिया निशान लग गए थे। छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन कर इन सेंटरों का विरोध किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुलगुरु लाख सफाई देते रहे। लेकिन अब उन्हीं सेंटरों से सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, चंबल में पहले से ही आशंका थी कि सामूहिक नकल होगी, हुआ भी कुछ यही। आज भी शुक्रवार यानी एक हफ्ते बाद जो NSUI यूनिवर्सिटी का कैंपस घेर कर कुलगुरु से कर रही थी वही हुआ। यूनिवर्सिटी ने ग्वालियर चंबल में ऐसे कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बना दिया है जहां पिछले सत्र में सामूहिक नकल पकड़ी गई और नकल करते हुए की तस्वीरें सामने आई। नकल की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ ग्वालियर चंबल के भिंड जिले के फूप में मौजूद ऋषिश्वर कॉलेज की है, जो कि पहले से ही नकल कराए जाने के लिए बदनाम था। लेकिन अपनी हठ धर्मिता के कारण जीवाजी विश्वविद्यालय ने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा के लिए एक बार फिर से अपना सेंटर बनाया है। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से यहां सामूहिक नकल चल रही है। हैरत की बात यह है कि ये वीडियो भी जांच दल के शिक्षक ने बनाया है, जिसके बाद नकल करने वाले परीक्षार्थी भागने लगे। जांच टीम को जांच के दौरान गाइडेंस रूम से नकल सामग्री मिली। जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के साथ यूनिवर्सिटी कार्य परिषद के सदस्य भी निजी कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बनाए जाने के पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके सेंटर बना दिए गए हैं। कॉलेजों में जो सेंटर रहती है तो उसका तमाम विरोध हुआ, छात्र संगठनों ने भी विरोध किया था और लोगों की ये मांग थी। प्रिंसिपल ने भी, वहाँ के लोकल ने ये कहा कि व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह की वीडियो तस्वीरें सामने आ रही है कि खुलेआम भिंड में कुछ कॉलेजों में नकल हो रही है, तो ये क्या वजह है, क्यों हो रही है? क्या जो मांग थी लोगों की या व्यवस्था नहीं बन पाई? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, इस ग्वालियर चंबल संभाग में नकल की प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसको लेकर हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति जीवाजी विश्वविद्यालय माननीय कुलगुरु, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन जी, आयोग उच्च शिक्षा ने इसको लेकर लगातार परीक्षा प्रारंभ होने से पहले एक बैठकें की, निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया और उसको लेकर ही बैठक के बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर काफ़ी मंथन किया गया, सेंटरों को लेकर विषय आया। लेकिन समस्या ये थी कि इतनी बड़ी संख्या केवल शासकीय महाविद्यालयों में परीक्षाएं संचालित किया जाना असंभव है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन
ने हमको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मैं संदेह नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी जो प्राध्यापक संवर्ग या वीक्षकों की कमी है, उसको लेकर मैंने आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग और संयुक्त संचालक श्री दीपक पांडे जी के सहयोग से जो शासकीय स्कूल्स हैं, लोक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, उनके वीक्षकों को भी उपलब्ध कराया। पूरा प्रयास था कि ये पारदर्शी नकल रहित परीक्षा हो, जैसा कि शासन और राजभवन चाहता है। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा है, तो इंटीरियर्स में कॉलेज हैं, उसको लेकर भी, लेकिन होता क्या है कि नकल का एक इशू बनाकर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन कर दिया जाता है। मैंने पूरा संज्ञान लिया, फूक में सारी चीज़ों की बात की, तो मुझको पता चला कि केवल एक केस रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन भगदड़ मची, ये सत्य है। वीक्षण ने मुझको अभी कोई तथ्य नहीं दिया है और उन तथ्यों को मैंने अगड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरिफ शर्मा जी से मंगवाया है और जैसा आता है मैं उसकी जांच करूंगा। शासन स्तर पर गंभीर इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको संज्ञान होना चाहिए, पिछली बार जिस प्रकार से अटेर में ये घटना हुई थी, पूरा महाविद्यालय केंद्र अध्यक्ष से लेकर निलंबित किया गया, उसकी विभागीय जांच चल रही है, तो लेकिन बख्शा तो किसी को नहीं जाएगा। प्रयास यही है कि निश्चित रूप से ये पारदर्शी नकल रहित परीक्षाएं संपादित हों। वंश लगातार जीवाजी विश्वविद्यालय नकल न होने का दावा कर रहा था, लेकिन स्थिति है कि पहले पेपर में खुलेआम नकल पाई गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय नकल रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय खुद जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी जो आर्थिक लाभ लेकर सेंटर बनाते हैं, उनको आर्थिक लाभ चाहिए। अगर आर्थिक लाभ जब तक लेंगे तब तक ये लोग नकल नहीं रोक पाएंगे। ये तो पहला पेपर था, अभी पहले पेपर में जब नकल पाई गई है, इससे ये दिखता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है और आगे के पेपरों में तो इससे भी ज्यादा नकल होने की आशंका है, क्योंकि भिंड मुरैना में जो सेंटर इन लोगों ने बनाए हैं आर्थिक लाभ लेकर, उनकी मन मुताबिक प्राइवेट कॉलेजों में जो सेंटर बनाए, वो ये सीधा संकेत दे रहा है कि जो जीवाजी विश्वविद्यालय नकल रोकने की बजाय नकल को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। पिछली बार सामूहिक नकल के मामले आए थे, उसके बाद फिर से की गलती कर रहा है। यूनिवर्सिटी कोई गलती नहीं कर रहा है। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हमारी जो समिति है जिसने सेंटर निर्धारित किए हैं, परीक्षाएं उनमें हो रही हैं। पिछले हफ्ते शासन के साथ बैठना हुआ था। हम चाहते थे कि स्कूल हमको शासकीय मिल जाए, हम सेंटर उनको बनाएं, लेकिन स्कूलों में 1 अप्रैल से विद्यालय खुल रहे हैं, मिलने से कठिनाई हुई है। तो जो साधन, जो विद्यालय, जो भवन हमको उपलब्ध हैं, इस सत्र की परीक्षाएं हम वहां करा रहे हैं।